आज आप लोगों को मैं मधुमालिनी वसंत रस, जो आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस है, वसंत कल्प है, उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। मधुमालिनी वसंत रस के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जब हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लघु मालिनी वसंत देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में मधुमालिनी वसंत देते हैं, और थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत रस देते हैं। तो मधुमालिनी वसंत रस जो है, इसमें अंडा है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन लोगों के लिए तो ठीक है, जो लोग प्योर वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये देना मुझे तो सही नहीं, पर्सनली सही नहीं लगता। आप लोग डिसाइड करिए। लेकिन ये इसमें अंडा डाला हुआ है, ये अंडे का वलक से बनाया हुआ बहुत अच्छा दवाई है। मतलब जो लोग इसका सेवन करेंगे उनके लिए तो फायदा करता ही है। तो इसमें कैसे बनाया जाता है, अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में अलग अलग विधियां बताई है बनाने के लिए। तो मैं अभी जो ये रस चंडांशु नाम का जो पुस्तक है, उसमें क्या विधि बताई है वो मैं बताता हूँ। मधुमालिनी वसंत है ना, यह वसंत कल्प है। तो यह ना बहुत अच्छा उपयोगी द्रव्य है। इसका कार्य कैसे होता है और इसको मधुमालिनी वसंत क्यों बोलते हैं, यह जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि आप लोग कोई भी मेडिसिन को ना ब्लाइंडली मत दीजिए, उसके कंटेंट समझ लीजिए कि वह मेडिसिन क्यों दिया जाता है, उसका कार्य क्या क्या रहता है। इस तरह से अगर जान लेंगे, समझ लेंगे, तब मेडिसिन दिया तो ज्यादा फायदा होता है। कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमको ना उत्तर देते आना चाहिए कि ये ही मेडिसिन क्यों हमने सेलेक्ट किया, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि पहले श्लोक में बता देता हूँ, फिर उसका अर्थ बताऊंगा, फिर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। तो ऐसा बता रहे हैं कि दरदमत सुख सुखलवे भावे सप्तवारम कुचल फल भवातम भिषाया शोषयद्वे। मैं फिर से बोलता हूँ, दरदमथ सुखलवे भावे सप्तवारम कुछ फल भवात भीषाया शोषयद्वे तदनुमृत कृशानोल धारित लोह पात्रे दरद पिचु कुल्ले कुल दरद पिचुक तुल्य ताम्र चूड़ोत्थ गोलैहि जनित सकल तोयम ढाले तस्य च ऊर्ध्वम अस्त्रिक अस्त्रिकद्यस्दर्व्या घर्ष्येत् सावकाशम गुलिक गमन मात्र शुष्कतां च प्रयातम भवति तु यत् प्रमाणम कर्चुरम स्यात् तदर्धम मरिच निभम मथेवम गौरवल्लीज चूर्णम कुज कुजज नीत तोयर भावे सप्तवानम कुत मरिच समानम दापे त्याजाद दाज्य खंडे हरति। दूसरा एक और पाठ भेद से कुछ अलग से बताया है कि दरमद खगम वै कुच फल दरद पिचुकया याक तावत कुंडा कुकुटांदात भवती तुल्य नायवत मरीचा मचमणि तथैवम गौरवल्लीज चूर्णम गुटी किट गुटी कटकी प्रमाणा, ऐसा बताया है। मतलब इसका ये जो शब्द भी है ना, इतने डिफिकल्ट है बोलने में। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि हिंगुल लेना है। शुद्ध हिंगुल आप लोगों को पता है कि मर्कुरी सल्फाइड रहता है, तो वह ले लेना है, हिंगुल लेना है। और फिर उसको दाड़िम का रस जो रहता है, अनार का रस में 7 दिन तक खल के और उसको ना सुखाना है, छाए में सुखा देना है। जितना हिंगुल लिया है उतना ही खरपर लेना है। खरपर मतलब रसक जिसको बोलते हैं हम लोग, खरपर ले लेना है। और उसके बाद में कुछ लोग हिंगुल ले लेते हैं, कुछ लोग खरपर ले लेते हैं, या फिर कुछ लोग दोनों ले लेते हैं। ऐसा अलग अलग ग्रंथकारों के हिसाब से लोग मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं। तो इसको मंदाग्नि पे रख के हिंगुल को रख देना है। और जितना हिंगुल है उतना ही अंडा का जो वलक रहता है, जो येलो पार्ट रहता है, वह सब डाल देना है। और फिर उसको धीरे धीरे ना हिंगुल में ऐसे वो पूरी तरह से ऑब्जॉर्व हो, इस तरह से वो उसको घुमाते रहना है। फिर इसके बाद में क्या करना है कि लोहे का जो कलछुल रहता है, लोहे का कलछुल रहता है, उससे ना घोटते रहना है, हिंगुल और अंडे को घोलते रहना है। ऐसा घोटते घोटते उसकी गोलियां बनानी है। और उसके बाद में उसको गोली करते करते फिर उसको फोड़ देना है, और फिर उसको सुखा देना है। फिर सुखाने के बाद जितना वजन हो जाएगा उतना ही प्रमाण में कचोरा लेना है। उसके बाद में गवला नाम की वनस्पति होती है, वह ले लेना है आधा भाग। और आधा भाग काली मिर्च का चूर्ण, जितना वो गोला बनेगा उतना। मैं फिर से बता देता हूँ, इसको फिर से बताता हूँ। तो हिंगुल ले लेना है अनार के रस के साथ, उसको ना पूरी तरह से 7 दिन तक खलना है पूरी तरह से। हिंगुल में अनार का रस एकदम बहुत भावना देके खलना है। उसके बाद में क्या करना है कि उसको कढ़ाई में लेना है, मंदाग्नि पे रखना है। मंदाग्नि में रखने के बाद ना उसमें जितना वो रहेगा हिंगुल, जो अनार के रस के साथ भावित है 7 दिन के बाद, और उसको जो छाया में सुखा है उसी में उतना ही अंडा डालना है। अंडा डालने के बाद उसको फिर से घोटते जाना है मंद अग्नि पे। तो एक तरह से ऑमलेट जैसा ये बन जाएगा। इसको घोटते रहना है, घोटते रहना है, और उसके बाद में उसको फोड़ना है और उसको सुखाना है। सुखाने के बाद क्या करना है कि जितना वो
रहेगा हिंगुल, जो अंडे के साथ बना है, एक ऑमलेट जैसा द्रव्य बना है, उसी में आधा भाग कचौरा डालना है, करचूर जिसको बोलते हैं करचूर डालना है, आधा भाग गवला नाम की वनस्पति डालना है, और आधा भाग काली मिर्च जो रहती है, गोल मिर्ची जो रहती है, वह उसका चूर्ण डाल देना है। और फिर इसको क्या करना है कि फिर इसको घोटते जाना है, घोटते जाना है। फिर घोटने के बाद क्या करना है कि नींबू का रस का 7 भावनाएं देनी है, और इसके बाद में एक एक गुंजा की गोली बना देनी है, मतलब एक एक रत्ती 125 mg की गोली बना देनी है। तो यह मेडिसिन जो है ना, ये एक अलग तरह का बनाया है। दूसरे ग्रंथों में रस योग सागर में कुछ अलग तरह से मेडिसिन बनाया है, उसमें भी अंडा डाल देते हैं, लेकिन कुछ कंटेंट्स अलग होते हैं, वह हम लोग बाद में देखेंगे। तो रस चंडांशु जो ज्वराधिकार जो है अध्याय, उसमें ऐसा बताया है मधुमालिनी वसंत के बारे में। ऐसा बताया कि हरति शिशिर तापम जीर्ण जुड़ती समुरम मधुमालिनी नामायं वसंतो वैद्य पूजितः अनुपान विशेषेण पुष्टि प्रदायक गर्भे वृद्धि करश्चासो गर्भिणीनां सुखावह रोगानाशत परम दद्यात् बलमासाग्निवर्धनः। ऐसा बताया है, इसमें ऐसा बताया है कि शुद्ध हिंगुल ले लेना है अनार के रस से, और अनार का रस और अंडा। अंडा जो रहता है, जो मुर्गी का अंडा रहता है, वो सफेद भाग भी लेना है और पीला भाग भी लेना है। कुछ लोग पीला भाग ही डालते हैं, और कुछ लोग सफेद डालते हैं, और कुछ लोग दोनों चीज डालते हैं। तो पीला भाग भी डालना है और सफेद भाग भी डालना है। और उसके वलक की भावना दी है, अंडे का जो अंदर का भाग रहता है उसकी भावना दी है। और इसमें अनार के रस में बहुत ज्यादा ये पहले शुरुआत में हिंगुल की भावना दी है। तो अनार जो रहता है वो पित्त का शमन शमन करता है, इसलिए इसको ऐसा यूज किया है। और ये रक्त समान द्रव्य, मतलब रक्त धातु को बहुत अच्छा बनाता है, इसलिए दाड़िम जो रहता है अनार के रस की भावना दी है। और अंडा का जो सफेद भाग जो रहता है वो ओज का वृद्धि कर रहता है, इसलिए वो डाला हुआ है। और यह आम गर्भ रहता है, मतलब ये पूरी तरह से गर्भ बना नहीं रहता। इसी तरह से जब गर्भाशय में गर्भ रहता है कोई, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, तो आम गर्भ वाला मेडिसिन अगर हम आम गर्भ में, मतलब बच्चा जब पेट में है माँ के, उसी हिसाब से अगर दिया जाए तो यह बालक के पोषण के लिए फायदा करता है। और नागोदर और जो ये रहते हैं अलग अलग जो मूड गर्भ बताए हैं, जिसमें बच्चे का वृद्धि नहीं हो पा रहा है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है मधुमालिनी वसंत, या सेकंड ट्राइमेस्टर में जब इसका प्रयोग किया जाता है तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें अंडा जो है वह आम गर्भ है, वह ओजो वृद्धि कर है, और समान गुण, सामान्य सामान्य से वृद्धि होती है, समान गुण होने के कारण वह उसी तरह से आम गर्भ को पोषण करता है, बल बढ़ाता है, और वृद्धि अच्छे से करने लगता है। इसलिए आयुजीआर की कंडीशन जब रहती है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उसमें इसका प्रयोग करते हैं सब लोग। तो यह ना गर्भ के पोषण में बहुत ज्यादा मदद करता है, बृहण कार्य भी करता है, मतलब बच्चे का ग्रोथ अच्छा से करने लगता है। और इसमें हम जब काली मिर्च डाल देते हैं बाद में, तो काली मिर्च डालने से काली मिर्च वो तीक्ष्ण रहता है, और सूक्ष्म स्रोतों तक वह अपना कार्य, मतलब अपना मेडिसिन को लेके जाता है, क्योंकि काली मिर्च धात्वग्नि को प्रदीप्त करता है, भूताग्नि को प्रदीप्त करता है, जाठराग्नि को प्रदीप्त करता है। और जो कल्क का सूक्ष्म जो भी है ना, इसमें इतना सारा मर्दन किया हुआ है, तो यह सूक्ष्म रहता है बहुत सारा। तो यह हर स्रोतस तक चले जाता है। और जो स्नेह रहता है, मतलब कोई भी स्नेह रहता है उसका पचन अच्छे से कर देता है, जो भी घी वगैरह मक्खन वगैरह खाया जाता है, तो काली मिर्च इसमें डाला हुआ है। तो स्नेहन, एक तो अंडे का भी बहुत सारा प्रोटीन वगैरह मिल रहा है, और दूसरा माँ भी खा रही है मक्खन और घी वगैरह खा रही है, तो वह काली मिर्च से वो पूरी तरह से वहां स्रोतों से चला जाता है। और दूसरा इसमें गवला नाम की वनस्पति डाली है, करचूर नाम की वनस्पति डाली है, तो यह और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसी तरह से वसंत कल्प का बारे में वर्णन किया गया है कि यह मधुमालिनी वसंत है, वो बृहण कार्य करती है, बल्ले कार्य करती है, ओजो वृद्धि कर रहती है, और सूक्ष्म स्त्रोतसगामी है, मतलब एक एक सेल तक इसका काम हो जाता है, मतलब माता के गर्भिणी के शरीर में या बच्चों के शरीर में। आगे मैं बता रहा हूँ कि बच्चों के शरीर में इसका कैसे उपयोग रहता है। तो यह कल्प जो है मधुमालिनी वसंत, यह बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, गर्भिणी के लिए अच्छा रहता है, जो अशक्त हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं लोग किसी भी व्याधि की वजह से, ज्वर की वजह से या राज्यक्षमा की वजह से, उनके लिए भी मधुमालिनी वसंत बहुत अच्छा उपयोगी रहता है। और जो सुकुमार प्रकृति के लोग रहते हैं, जिनको कोई भी दुख और क्लेश सहन नहीं हो पाता है, थोड़ा भी वातावरण चेंज हो जाए तो बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मधुमालिनी वसंत रस बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। मेरे पास एक पेशेंट के मतलब मैं पेशेंट को एक ट्रीटमेंट दे रहा था,
तो वह 4-5 साल की बच्ची थी, तो उसको ना थोड़ा भी बाहर की हवा लग जाती थी तो वो बीमार पड़ जाती थी। हर समय एसी में रखे रहते थे। बॉम्बे स्टॉक मार्केट के वो बहुत बड़े मतलब शेयर ब्रोकर हैं, उनकी बेटी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और वो मेरे क्लिनिक में नहीं आ पाते थे। वो बोलते थे कि नहीं, हमारी बेटी अगर बाहर जाएगी तो उसको ना बुखार वगैरह हो जाता था, और मेन उसको सेरेब्रल पाल्सी था। तो उन्होंने मुझे बुलाया वहां पे। तो मैंने देखा बच्ची इतनी नाजुक थी कि उसको किसी ने टच भी कर लिया ना तो बीमार पड़ जाती थी। तो मैंने उनको समझाया, काउंसलिंग किया कि आप देखिए आपका जो, और वो वाल्केश्वर में रहते थे उस टाइम पे जब वो मुझे बुलाते थे कार से। तो मैंने कहा कि देखिए आप झोपड़पट्टी के बच्चों को देखिए, वो लोग तो मिट्टी में खेल रहे हैं और वहीं पे पॉटी करते हैं, वहीं पे सब धूल मिट्टी ये सब मजदूर के बच्चे, तो उनके बॉडी में ना एंटीबॉडीज तैयार हो गया है। आपकी बेटी के बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार नहीं है, इसलिए वो बार बार बीमार पड़ रही है। उनको काउंसलिंग किया तो फिर उन्होंने थोड़ा हवा वगैरह देना शुरू किया। तो जो सुकुमार लोग रहते हैं ना, उन लोगों को मधुमालिनी वसंत रस दे दिया तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्ट अप कर देता है, बहुत ज्यादा ताकत दे देता है। बल्ले है, रसायन है। जो लोग बात मानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं बात मानते हैं, जैसे वो लोगों ने पूरी तरह से मेरी बात नहीं मानी, वो लोग बहुत ज्यादा उसको बंद कमरे में हर समय रखते थे कि थोड़ी भी हवा नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा भी सनलाइट नहीं लगना चाहिए। अब उनका सोच उनके जैसा है, हम लोग उनको बदल नहीं सकते। तो मैंने उनके बच्चे को मधुमालिनी वसंत दिया था, तो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी ठीक हो गया था। वो सेरेब्रल पाल्सी का केस मैं बाद में बताऊंगा कभी। तो अभी यहाँ मधुमालिनी वसंत के बारे में बता रहा हूँ। तो मधुमालिनी वसंत जो है सुकुमार से सुकुमार लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। दूसरा है कि जो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो माता का दूध पीते हैं तो स्तन्य दृष्टि बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा वीक होने, अंडा डाला हुआ है, अंडे का हिंगुल है, अंडा डाला हुआ है, फिर करचूर है, फिर नींबू का रस की भावना है, फिर उसके बहुत सारे इतना अच्छा अच्छा दवाई है। फिर गवला नाम की वनस्पति डाला है, काली मिर्च डाला है, तो यह एक एक गुंजा की मात्रा में देते हैं तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है। जो बच्चे माल नरिश होते हैं, कफ 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 दुष्ट जो स्तन्य होता है या कोई भी दोषों से जो दुष्ट स्तन्य होता है उसकी वजह से अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो उन बच्चों में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से जो माताएं वो गर्भिणी हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, दूध पिलाते टाइम ही प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वह दूध अगर पी लिया बच्चे ने, क्योंकि सारे हार्मोन्स तो वहां पे जा रहे हैं, यूट्रस की तरफ जा रहे हैं, और वही उसी टाइम प्रेग्नेंट भी हो गई और बच्चे को दूध भी पिला रही है, तो वह दूध अगर पी लिया बच्चे ने तो पारिगर्भिक नाम का रोग होता है, या आयुर्वेद मानता है। तो पारिगर्भिक रोग में क्या होता है कि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से, पोषण नहीं हो पाता है, ग्रोथ अच्छे से नहीं होता है, बच्चे को बार बार खांसी आती है, बार बार अग्निमांद्य रहता है, अरुचि हो जाता है, फिर ग्लानी होती है, आंखों के आगे अंधेरा छाता है बच्चे को, बच्चा बहुत ज्यादा रोते रहता है और उसको बॉडी में वेट भी नहीं बढ़ रहा होता है। इसी तरह से मांस और बल यह भी विहीन हो जाता है। फिर उसका पेट जो रहता है बहुत बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि माल नरिशमेंट की वजह से कावाशियोरकर और मैरास्मस ये दो डिजीजेस रहते हैं जो मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से होते हैं। तो वैसे ही ये पेट का आकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी स्प्लिनोमेगैली भी हो जाती है ऐसे बच्चों में। और पाचक पित्त का भी अच्छे से सिक्रीशन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम लोग दीपन पाचन दवाइयां देते हैं। दीपन पाचन बच्चे के लिए जैसे बाल चतुर्भद्र रस दे दिया, कुमार कल्याण रस, काली मिर्च दे दिया, मतलब हनी के साथ दे दिया, पंचकोल चूर्ण दे दिया, त्रिकटु चूर्ण दे दिया, लवण भास्कर चूर्ण दे दिया, या ऐसे कुछ ना कुछ लिक्विड फॉर्म में ये अगर दे सकते हैं, जैसे बाल चतुर्भुज सिरप आता है आजकल, वह दे दिया। फिर दीपन पाचन करने के बाद उसके बाद में अग्नि अगर अच्छा हो गया उसके बाद में निदान परिवर्जन करना है कि वह दूध नहीं पिलाना है जो प्रेग्नेंट लेडी का दूध बच्चा पी रहा है वह नहीं पिलाना है, या फिर कफ दुष्ट स्तन्य है उसका एकदम सेवन वर्ज कराना है। निदान परिवर्जन करने के बाद वह फिर मधुमालिनी वसंत अगर दे दिया जाए बच्चे को एक एक रत्ती की मात्रा में तो बहुत अच्छा फायदा करता है। बच्चों के लिए एक एक मात्रा, थोड़े बड़े बच्चों के लिए दो दो रत्ती, और बड़े बच्चों के लिए तीन तीन चार चार रत्ती तक इसका प्रयोग कर दिया तो सेफ मेडिसिन है। और यह खरपर युक्त है, वसंत कल्प है, तो ये बच्चे के लिए फायदेमंद ही रहता है। दूसरा, कभी कभी छोटे बच्चों को रिकेट्स होते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और बच्चों में कैल्शियम और ये फॉस्फेट कम पड़ जाता है, इसलिए ना बच्चों को रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है। तो उसमें अस्थि पोषण नहीं हो पाता, और फिर उसमें क्या होता है कि अस्थि जो रहती है वो बहुत ज्यादा उसमें ऑसिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो अस्थि मार्दवता रहती है, मतलब मृदु अस्थि रहते हैं। फिर अस्थि वक्रता होती है, टेढ़ा मेढ़ा हड्डी होने लगता है। फिर बहुत ज्यादा ना
वीक रहते हैं बच्चे, स्लिम रहते हैं बहुत ज़्यादा, और उनकी हाइट भी ग्रो नहीं कर पाती है। पांडु रोगी की तरह एनीमिक भी रहते हैं, मतलब उसमें खून की भी कमी रहती है, मांस का क्षीणता रहती है, सब विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। उसको हम मृदुअस्थि का शोथ शोष ऐसा बोलते हैं, मतलब अस्थि धातु का पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में हाथ पैर जो रहते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। एक ऐसे ही सिंड्रोम है स्टिकलेस सिंड्रोम, आप लोग देखिएगा नेट पे सर्च करें स्टिकलेस सिंड्रोम। ऐसे भी मैंने पेशेंट ठीक किए हैं। स्टिकलेस सिंड्रोम में ना हम लोग को बृहन चिकित्सा करना पड़ता है, और ये मधुमालिनी वसंत रस दिया तो बहुत अच्छा फायदा करता है। तो बच्चों का ना बोन्स जो रहता है ना वो पूरी तरह से वीक हुआ रहता है। इसी तरह से पेट बड़ा हो जाते हैं उनमें, और फिर हाथ पैर जो रहते हैं वो एकदम सूखे हुए रहते हैं, दांत भी अच्छे से नहीं आ पाते हैं, पचनेंद्रिय जो है वह भी विकृत हुई रहती है, मलावरोध भी रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और रक्त धातु की भी अच्छी से वृद्धि नहीं हो पाती है, मांस धातु की भी नहीं होती है, अस्थि धातु की भी विकृति नहीं हो पाती है, और बल भी अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। तो इसमें हम लोग को मधुमालिनी वसंत रस, जो बच्चे रहते हैं ना जिनको रिकेट्स हो गया है, ऐसे कंडीशन वाले आ रहे हैं, या फिर आयुर्वेद में फक रोग बोलते हैं, तो फक रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो मंडूर भस्म डालना है, फिर मृदार सिंह भस्म डालना है, और मधुमालिनी वसंत, ये कॉम्बिनेशन से सुबह शाम देना है कंटिन्यू। 6 से 9 महीना तक देना पड़ता है। 9 महीना तो देना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है गर्भ में 9 महीना में पूरा वृद्धि को हो रहा है। इसी तरह से जो बाहर बच्चा आ गया है उसका ग्रोथ नहीं हो रहा था, उसको भी 9 महीना तो कम से कम मेडिसिन देना चाहिए। और जरूरत पड़े तो हम 3 साल 4 साल तक ये बच्चों को मधुमालिनी वसंत, मंडोर भस्म और मृदार सिंह भस्म यह देते हैं, तो बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है, और उसको जो जो चीज चाहिए, जो नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वह सब मिलने लगता है। इसी तरह से गर्भिणी जो स्त्री रहती है उनका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बच्चे की तरफ जाता है, तो उनमें कैल्शियम की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अस्थि धातु क्षीण हो जाता है। तो इसलिए एलोपैथी के डॉक्टर्स भी अस्थि पोषक सारी दवाइयां देते हैं, अस्थि पोषक दवाइयां देते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट देते हैं। आयुर्वेद में भी हम लोग प्रवाल पंचामृत, शंख भस्म, शंख पिष्टी, मुक्ता पिष्टी, ये सब हम लोग भी देते हैं, कैल्शियम के सप्लीमेंट देते हैं, क्योंकि सारा कैल्शियम माता का है वो बच्चे की तरफ जा रहा होता है। तो इसमें अगर अस्थि धातु क्षीण रहा उसमें, तो बच्चे को ना, बच्चे का भी अस्थि धातु क्षीण रहता है, तो इसमें अस्थि धातु का विकास होना चाहिए, ऑसिफिकेशन अच्छे से होना चाहिए, ऑस्टियोजेनेसिस अच्छे से होना चाहिए। वह प्रोसेस को करने के लिए हम लोग को ना ये जो फक रोग रहता है या बोन्स के वीकनेस की वजह से जो भी बीमारियां होने वाली होती हैं, वह सबको अगर हमें दूर करना है तो मधुमालिनी वसंत का प्रयोग कर दिया गया तो काफी हद तक इससे फायदा होता है। इसमें जो अंडा डाला हुआ है तो वह इतना न्यूट्रिशियस रहता है कि बच्चे को लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसी तरह से अगर स्त्रियां बहुत ज्यादा वीक हैं और उसके वजह से बच्चे का गर्भ का पोषण अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और वह दिनों दिन बहुत ज्यादा क्षीण हो रही है, जो गर्भिणी स्त्री है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बहुत ज्यादा क्षीण हो रही है, और गर्भ न बढ़ने का उनमें आदत पड़ जाता है, आहार विहार अच्छे से नहीं होता, और आयुर्वेद में उसको बोलते हैं उपविष्टक या नागोदर। नागोदर में क्या रहता है कि वो बच्चा जितना है उतना ही रहता है, और उपविष्टक में और सूखने लगता है बहुत सारा। तो ये दो कंडीशन रहती है जिसमें नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, और माता जो रहती है वह रुक्ष आहार विहार का सेवन ज्यादा करने लगती है, तो कभी कभी योनि से स्त्राव भी होने लगता है, गर्भ का पोषण अच्छे से नहीं होता, गर्भ की वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती, गर्भ अंदर ही अंदर सूखने लगता है। एक कंडीशन नागोदर में वो वहीं का वहीं रहता है, बच्चा अगर 3 महीने का है तो 3 महीने तक ही रहेगा, ये नागोदर रहते हैं। और उपविष्टक और भी अलग अलग कंडीशन रहती है जिसमें वो सूखने लगता है, वो मतलब जितना है उससे भी और सूखने लगा, उनका गर्भ का शोष होने लगता है। ऐसे कंडीशन में हम लोग ने अगर मधुमालिनी वसंत का सेवन करा दिया, वो, और ज्यादातर ये सेकंड ट्राइमेस्टर में देने वाली दवाई है, बहुत अच्छा फायदा करती है। इसी तरह से श्लोक में एक ऐसा बताया है कि तयोर्बृहण वातग्न मधोद्रव संस्कृते ही घृत शिर रसे तृप्ति ही आम गर्भश्य खादेत। इसमें ऐसे अवस्था में ऐसा क्या करता है कि बृहण कार्य ये रहता है, मधुमालिनी वसंत बृहण करता है, वायु का शमन करता है, और इतने सारे द्रव्यों के जो संस्कार किए हैं, जैसे पहले हिंगुल लिया है, खरपर लिया है, और हिंगुल और खरपर को अनार के रस की भावना दी है 7 दिन तक, और उसके क्योंकि अनार खुद ही रक्तवर्धक रहता है, तो अनार और पित्त शामक रहता है, तो अनार के रस की भावना दी है। उसके बाद में इसमें अंडा डाला है, जितना हिंगुल रहेगा उतना अंडा डालना है, फिर उसको ऑमलेट जैसा करते करते पूरा घुटते जाते हैं बंद अग्नि पे, फिर उसके बाद में उसमें करचूर डाला है, फिर गवला नाम की वनस्पति डालते हैं, फिर काली मिर्च डालते हैं, ये सब आधा आधा प्रमाण में डालते हैं, फिर उसको घुटते जाते हैं, फिर उसके बाद में नींबू के रस की भावना देते हैं,
फिर उसके बाद में घोटते जाते हैं, फिर उसके बाद में जब गोली बनाने जैसा हो जाए तब इसकी गोलियां बनाते हैं। इतना भावना और संस्कारित ये मेडिसिन है, और इतना पौष्टिक भी है क्योंकि अंडा डाला हुआ है, और आम गर्भ, एक तरह से अंडा है वो आम गर्भ है, तो इतना पौष्टिक और इतना गुणकारी हो जाता है। तो यह ना बृहण कार्य करता है, रसायन कार्य करता है, वात का शमन कर देता है। और इसको अगर हम लोग घी के साथ अगर सेवन किया, या दूध के साथ सेवन किया, या अंडे के साथ सेवन किया, तो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। इसी तरह से स्त्रियों को जो श्वेत प्रदर होता है, व्हाइट डिस्चार्ज लिकोरिया अगर हो रहा है, तो उसमें स्त्राव बहुत ज्यादा हो गया, और बहुत ज्यादा व्हाइट डिस्चार्ज होने की वजह से आप लोग भी प्रैक्टिस में देखते होंगे कि व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होने की वजह से वेट लॉस बहुत ज्यादा होने लगता है, स्त्रियां बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं व्हाइट डिस्चार्ज होने की वजह से। तो उसकी उसमें मधुमालिनी वसंत का प्रयोग अगर कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से प्रसूति के बाद में भी जब डिलीवरी हो जाती है, तो उसमें बहुत ज्यादा ना, प्रसूति मतलब डिलीवरी होने के टाइम पे जो ये जो होता है हिमरेज होता है, एक तो पोस्टपार्टम हिमरेज जो बोलते हैं, या एंटीपार्टम हिमरेज, थोड़ा थोड़ा रक्त निकल रहा है, या पोस्टपार्टम हिमरेज में बहुत ज्यादा रक्त स्त्राव बहुत ज्यादा हो गया है, उससे बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो उसमें पूरी तरह से बल प्राप्त करने के लिए, बल क्षय हुआ रहता है, वीकनेस बहुत आई रहती है, तो तुरंत बल प्राप्त करना है तो मधुमालिनी वसंत का प्रयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। इसी तरह से अगर शीत पूर्वक ज्वर आ रहा है, ठंडी बज की बुखार आ रही है, और मांस और बल बहुत ज्यादा कम हो गया है, मतलब मांस धातु भी शरीर में कम हो गया है और बल भी कम हो गया है, तब और आरबीसी जो है रक्ताणु वह भी कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है किसी को भी, पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, वृद्ध हो, किसी को भी जिनको ठंडी बज के बुखार आ रहा है, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है। तो लघु मालिनी वसंत को मंडूर कल्प जो रहते हैं, मंडूर भस्म, मंडूर मंडूर से जो पुनर्नवा मंडूर वगैरह जो है, जिसमें मंडूर मंडूर आता है, वह अगर साथ में दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। कृशता बहुत ज्यादा रहे और बल क्षीणता बहुत ज्यादा रहे, तब यह बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। जीर्ण ज्वर में शुरुआत में जीर्ण ज्वर में भी ठंडी बज की बुखार आती है, तो उसमें भी जो ठंडी बज की बुखार आ रही है वह ना अंदर धातुओं में लीन हो जाता है, और वह पूरी तरह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है बुखार, और हल्का हल्का हड्डियों में दर्द रहता है, उससे प्लीहा वृद्धि हो जाती है, स्प्लिनोमेगैली होती है, अग्निमांद्यता हो जाती है, रोगी निर्बल हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसमें अग्निमांद्यता बहुत ज्यादा रहती है, प्लीहा की वृद्धि हो जाती है, मांस धातु और बल यह बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो इसमें मधुमालिनी वसंत का प्रयोग कर दिया तो जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कोई भी और भी कोई बीमारी रहे, उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई हो, तो उसमें अगर मधुमालिनी वसंत का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इससे बल और मांस ये जो कम हो गया है वह तुरंत ही वृद्धि होकर स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आ जाती है, मांस भी जो उपचय हो गया है, अपचय हो गया है, वह अच्छे से उपचय होने लगता है। तो इसीलिए वसंत कल्प जो है ना, वो नाजुक प्रकृति के लोगों के लिए भी उपयोगी रहता है, बच्चों के लिए भी रहता है, गर्भिणी के लिए भी रहता है, लैक्टेटिंग मदर के लिए भी रहता है, वृद्धों के लिए भी उपयोगी रहता है, सभी को ये शक्तिदायक है, मांस वृद्धि करने वाला है, अग्निबल के अग्नि को बढ़ाने वाला है, क्योंकि इसमें वसंत कल्प है। या ये खुद ही इतना अच्छा दवाई है। और हमें ना क्या करना है कि सामता बहुत ज्यादा रहे, तो दीपन पाचन करने के बाद ही इसका प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा इफेक्ट आता है। यह खुद भी दीपन पाचन है, क्योंकि इसमें काली मिर्च है, नींबू है, अनार का रस की भावना है, ये तो खुद ही है दीपन पाचन, लेकिन और दीपन पाचन करके दिया तो और इसका अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें हिंगुल जो है वो रसायन है, बल्य है, जंतुग्न है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया, ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव, वो सब बैक्टीरिया को यह मार देता है हिंगुल। उसी तरह से वायरस को मार देता है, अमीबा को मार देता है, फंगस को मार देता है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जंतुग्न है। उसी तरह से दाड़िम का रस जो है वो पित्त शामक है और बल्य है, रक्त धातु को अच्छा करता है, उष्णवीर्य है, अग्नि का दीपन करता है, गवला और कचूर करचूर करचोरक जो मैंने बताया वो ज्वरग्न है, ज्वर को नाश कर देता है, पित्त शामक है, और गर्भिणी के लिए ये करचूर और गवला नाम की वनस्पति बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इस तरह से मैंने आपको मधुमालिनी वसंत के एक ग्रंथ के हिसाब से बताया। अब मैं दूसरे ग्रंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, जो रस योग सागर में एक और ही अलग तरह से बनाया हुआ है और उसका उपयोग बताया है, वह मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, जो आप लोगों को ना प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ने वाला है। तो शुद्ध हिंगुल लेना है 8 तोला, खरपर भस्म, उसमें पहले वाले में बताया था कि वो ऑप्शनल था खरपर, लेकिन ये रस योग सागर में बोल रहे हैं कि कंपलसरी खरपर तो लेना ही लेना है, तो खरपर भी लेना है 8 तोला, या फिर खरपर नहीं लेना तो यशत भस्म ले लीजिए, लेकिन यह डालना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में जो ये बड़हर नाम की जो वनस्पति होती है उसका रस की साथ भावना देना है, उस में अनार के रस की भावना था, इसमें बड़हर नाम की वनस्पति का
सात भावना देना है। और उसके बाद में बेर का लकड़ी का से बना बेर की लकड़ी का जो कोयला रहता है या बेर की लकड़ी, इनको जला देना है, कोयले से जला देना है और बेर की लकड़ी डालना है। उसका जो अग्नि रहेगा ऐसे चूल्हे में, उस अग्नि में इसमें इसमें ना रस योग सागर में गैस पे बनाने के लिए नहीं बोला है। जो बेर की लकड़ी है और कोयला ये साथ में अगर रहे, उसकी अग्नि पे पकाने के लिए बोला है। तो उसमें हिंगुल जितना रहेगा उतना ही मुर्गी का अंडा डाल देना है, और येलो भाग भी डालना है, व्हाइट भाग भी डालना है, और उसी को ना घोटते रहना है। जब वो गोला जैसा बन जाए तो उसको फोड़ देना है गोला, और एक तरह से ऑमलेट टाइप बन जाता है, इसको फोड़ देना है। और उसमें जब वो सूख जाए और छिलके भी सारे जल जल जाते हैं अंडे के, तो उसमें बताया था कि छिलके निकाल के व्हाइट पार्ट डालना है। इसमें बोल रहे हैं कि छिलके के साथ डाल के फिर पकाना है। जब छिलके जल जाते हैं तो उसको छिलकों को अलग कर देना है। और उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि पीस कर दवा टाइप बना देना है, उसमें करचूर का चूर्ण डालना है और सफेद मिर्च का चूर्ण डालना है। उसमें बताया था कि गवला नाम की वनस्पति डालनी है। इस रस योग सागर में गवला नाम की वनस्पति नहीं डाली है। और फिर क्या करना है कि बढ़हर के रस में, उसमें नींबू के रस की भावना थी, इसमें बढ़हर के रस की फिर सात भावना देनी है। ऐसा बना के टिकिया बनाकर सुखाकर रख देना है। तो यह एक एक गोली सुबह शाम मधु के साथ या सफेद जीरा के साथ या दूध के साथ देने के लिए बोला है। उस ग्रंथ में ऐसा बताया था कि मधु के सॉरी घी के साथ देना है, गाय के दूध के साथ देना है, या ब्रहणीय कोई भी द्रव्य के साथ देना है, या अंडे के साथ देना है। ऐसा वो ग्रंथ में बताया था। रस योग सागर में बोला है कि जीरे के साथ देना है, हनी के साथ देना है और दूध के साथ देना है। अब थोड़ा सा कंटेंट्स अलग है, मतलब इंग्रेडिएंट्स अलग अलग है, लेकिन हर तरह का मधुमालिनी वसंत है ना बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। इसका प्रयोग जो है वो शीत, यह रसायन जो है एक रसायन के रूप में इसका महत्व है। तो ये शीत वीर्यात्मक है, पित्त प्रकोप का शांत कर देता है। पित्त प्रकोप को क्यों शांत कर देता है? क्योंकि ना इसमें जो भी घटक द्रव्य हैं वो सब पित्त को शमन करने वाले हैं। और इससे पुराने से पुराना विषम ज्वर जो है, जो संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्यदुष ज्वर, तृतीयक ज्वर, चतुर्थक ज्वर, इन सब में ये बहुत अच्छा फायदा करता है। ज्वरग्न है इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। रस रक्तादिगत जो धातुगत ज्वर होता है उसको ये नष्ट कर देता है। मलेरिया के ज्वर को दूर करने के लिए पहले के जमाने में कुनैन नाम की वनस्पति का प्रयोग करते थे और उसको मेडिसिन के रूप में देते थे। तो कुनैन की वजह से शरीर में भूख कम लगने लगती थी, बुखार तो उतरता था लेकिन पसीना बहुत ज्यादा आता था, फिर प्यास आती लगती थी, सिर में जलन होती थी, पेट में दर्द होता था, आंखों में जलन होती थी कुनैन का साइड इफेक्ट की वजह से, और शरीर में खून की कमी हो जाती थी। तो ये सब अगर मधुमालिनी वसंत दे दिया जाए तो जो भी साइड इफेक्ट होता था, कुनैन का साइड इफेक्ट, वह सब पूरी तरह से ठीक हो जाता था। फिर यह शीतवीर्य और पित्त शामक है और ज्वरग्न भी है मधुमालिनी वसंत। तो यह प्रमेह रोग में बहुत अच्छा उपयोगी रहता है, क्योंकि वसंत कल्प है तो वसंत प्रमेह में आविल मूत्रता बहुमूत्रता ऐसा कंडीशन रहता है, उसमें बहुत ज्यादा धातु में शिथिलता आ जाती है, दुर्बलता आ जाती है, शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा रहता है और धातुअग्नि मंद रहता है। और जलीय जो 10 दूष्य हैं, रस, रक्त, फिर मेद, मांस, शुक्र, ओज, ये सब ना पूरी तरह से विकृत हुए रहते हैं प्रमेह में, आप लोगों को पता है। तो उसमें मधुमालिनी वसन दे देंगे तो सारी संप्राप्ति ठीक हो जाती है, क्लेद वगैरह निकल जाता है और अग्नि बढ़ जाता है। जो ये डाला हुआ है, काली मिर्च वगैरह डाला हुआ है तो अग्नि को बढ़ा देता है, धातु अग्नि को बढ़ा देता है, भूताग्नि को बढ़ा देता है। और वसंत कल्प का प्रभाव है ही कि वह प्रमेह में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। फिर रक्त प्रदर में अच्छा काम करता है, पानी को सुखा देगा और पित्त का शमन कर देता है, तो रक्त पित्त भी ठीक हो जाता है, रक्त को शुद्ध कर देता है। अर्श रोग जो रहता है बवासीर, उसमें भी रक्त की शुद्धि हो जाती है, कोष्ठ कोष्ठ भी अच्छे से होता है, अग्नि भी पेट साफ होने लगता है और अग्नि भी प्रदीप्त हो जाती है, तो अर्श रोग में भी फायदा करता है। श्वास रोग में कफ को ये निकाल देता है, खर है तो वो प्राणव स्रोतस में काम करेगा ही, तो कफ को पूरी तरह से पिघला देगा, वायु का शमन करेगा, पित्त का शमन करेगा, कफ का शमन करेगा। तो इसलिए श्वास रोग का जो वेग आ रहा है वो ठीक कर देता है। उसी तरह से पुराना अतिसार में भी पानी को सुखा देगा, अग्नि को बढ़ा देगा, तो अतिसरणम द्रव प्रवृत्ति हो रही है वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है, वायु का शमन कर देता है। फिर राज्य यक्ष्मा में विषैले जंतु जो रहते हैं, जो ट्यूबरकुलन बैसिले रहते हैं, उनको ये मार देता है। हिंगुल जो है वो बहुत अच्छा बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए राज्य यक्ष्मा में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। बल और वीर्य बढ़ा देता है, मांस धातु को अच्छा कर देता है, इसलिए मधुमलिनी वसंत का ये सारी व्याधियों में करते हैं, प्रमेह में करते हैं, फिर रक्त प्रदर में, रक्त पित्त में करते हैं, अर्श में, श्वास में, पुराना अतिसार में, राज्य यक्ष्मा में करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए अतिरिक्त गर्भिणी की जो कमजोरी रहती है, प्रेग्नेंट वुमेन की जो भी वीकनेस रहती है उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। बच्चों का जो ये सूखा रोग या फक रोग जो रहता है, या
बच्चों का जो जो माल न्यूट्रिशन की वजह से जितनी भी बीमारियां रहती हैं, उसमें अगर मधुमालिनी वसन का प्रयोग कर दिया जाए तो हर तरह की डेफिशिएंसी, जो मतलब प्रोटीन, एनर्जी डेफिशिएंसी, कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से मैरास्मर और क्वाशियोरकर, ये जो दो बीमारियां रहती हैं उसमें बहुत अच्छा करता है। बच्चों का जो राज्य यक्ष्मा रहता है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। और राज्य यक्ष्मा की सभी अवस्थाओं में यह अमृत के समान लाभकारी होता है। खांसी में बहुत अच्छा काम करता है, श्वास रोग में अच्छा काम करता है, पांडु रोग में, कामला में, नेत्रों की दुर्बलता में ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर जीर्ण ज्वर रहे, अधिक दिन तक अगर ज्वर रहे, बहुत दिन, एक एक महीने, दो दो महीने, तीन तीन महीने, एक सालों साल अगर जीर्ण ज्वर रहता है, वह सबसाइड होता है, क्रोसिन या एंटीपायरेटिक दवाइयां देने से सबसाइड होता है, फिर से ज्वर आ रहा है, फिर सबसाइड किया जाता है मेडिसिन, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड से, फिर ज्वर आ रहा है। ऐसे बार बार जब होता है तो वात पित्त कफ ये दूषित हो जाते हैं, सातु धातु भी वीक हो जाती है और वह धातु में लीन अवस्था में चला जाता है। तो शरीर कांतिहीन हो जाता है, निर्बल हो जाता है। फिर उसके बाद में भूख कम हो जाती है, कांति विहीनता होती है, धातु कमजोर हो जाते हैं। तो इसमें छोटी पिपली का चूर्ण और गुड़ुचि सत्व और सितोपलादी चूर्ण, ये सब ऑप्शन है। गुड़ुचि के सत्व के साथ दे दीजिए, अमृता सत्व के साथ, सितोपलादी चूर्ण के साथ, पिपली के चूर्ण के साथ दे दीजिए। तो यह देने से ना बहुत अच्छा फायदा कर देता है। मधु के साथ देंगे तो और अच्छा फायदा करेगा, एंटीबायोटिक का काम कर देगा और बल और वीर्य, मांस, ये सबको बढ़ा देता है। इसका प्रधान कार्य रसवाही नाड़ियां रहती हैं और लसिका ग्रंथि रहती है, मतलब लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे मैंने कल लघु मालिनी वसन बताया था, वह स्पेसिफिकली लिम्फेटिक सिस्टम पे काम करते हैं। तो मधुमालिनी वसंत भी है, ये भी रस वाहिनियों में, लिम्फेटिक सिस्टम में भी ये भी काम करती है। इससे रक्त कणों की वृद्धि अच्छे से होने लगती है। और अगर रक्ताणुओं को और बढ़ाना है तो मंडूर भस्म के साथ अगर इसका प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और कुछ लोग अमृतारिश दे देते हैं या लोहासव के साथ दे देते हैं, तो रक्त अच्छे से बनने लगता है, तो पांडु रोग या गर्भिणी को जो भी वीकनेस है वह सब ठीक हो जाता है। इसी तरह से छोटे बच्चों की जो ये मानसिक ताकत बढ़ानी है या शारीरिक ताकत बढ़ानी है, तो मधुमालिनी वसन का प्रयोग मतलब बच्चों के लिए किया जाता है। तो बाल रोग की भी यह बहुत अच्छी दवाई, ये रसायन है। कफ वृद्धि अगर हो जाती है तो अग्नि मंद हो जाता है बच्चों में। फिर रुचिपूर्वक वो जो छोटे, जो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब लैक्टेटिंग मदर का दूध पी रहे हैं, तो वह अच्छे से उनको पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो अग्नि मंद हो जाता है बच्चों का, मंद मंद ज्वर आने लगता है, कफ दुष्ट स्तन्य की वजह से, या दो और वातज दुष्ट स्तन्य या पित्त दुष्ट स्तन्य, कोई भी की दुष्ट स्तन्य की वजह से, क्योंकि माता जैसा खाना खाएगी उसका प्रभाव दूध पे पड़ता है। तो अगर किसी वजह से ज्वर आ रहा है बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चा का अग्नि मंद बहुत ज्यादा हो रही है, कमजोरी बढ़ती जा रही है, खून की कमी हो रही है, और फिर हड्डियां भी कमजोर हो रही हैं, और तो इन सब कंडीशन में मधुमालिनी वसन बच्चे को भी देना है, माँ को भी देना है। तो ये कफ को दूर कर देता है, ज्वर आदि को दूर कर देता है, माँ को भी अंदर से ताकत आ जाती है, अग्नि बढ़ जाता है, इसलिए माँ को भी देना है, बच्चे को भी देना है। और इससे कैल्शियम की वृद्धि हो जाती है, हड्डी मजबूत बन जाते हैं और स्नायुओं में ताकत आ जाती है, जिससे बच्चे हृष्ट पुष्ट हो जाते हैं, चलने फिरने लगते हैं, बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। इसलिए मधुमालिनी वसन का प्रयोग बच्चों के लिए भी फायदा है और माता के लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर वात और कफ की विकृति की वजह से जठराग्नि मंद हो जाती है, इसकी वजह से अन्न आदि का ना पचन अच्छे से नहीं हो पाता। फिर वायु का कोप होने की वजह से बच्चा जो रहता है वो वीक होता है, अंदर अंदर सूखने लगता है, ज्वर हो जाता है, पूरे बॉडी में पेन होने लगता है। बच्चे थोड़ा भी खेल के आते हैं ना बाहर से तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, फिर उनको बार बार लूज मोशन होने लगता है, फिर उसके बाद में थोड़ा थोड़ा मात्रा में होने लगता है, जी मिचलाता है, कमजोरी आती है, भूख नहीं लगती, खट्टी ढकारे आने लगती है, खाना खाने को भी पचता नहीं है, ये सारे बच्चों में तकलीफ हो जाती है। तो मधुमालिनी वसन का प्रयोग करेंगे तो वायु और कफ को ये जो बढ़ा हुआ है उसको ये शमन कर देगा, पाचक पित्त को अच्छा कर देगा, तो जाठराग्नि की वृद्धि होने से पचन क्रिया अच्छी हो जाती है, तो बच्चों का ग्रोथ अच्छे से होने लगता है। और पतले दस्त आने भी, जो अतिसार की कंडीशन रहती है जो छोटे बच्चों को होती है बार बार, वह भी ठीक हो जाता है, उल्टी भी ठीक हो जाता है। तो रस, और फिर उसके बाद में रस और रक्तादि ज्वरों में भी इसका प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। जो संतत ज्वर है, सतत ज्वर है, विषम ज्वर है, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर वातज ज्वर में स्पेशल, जो वातज ज्वर है, पित्तज ज्वर है, कफज ज्वर है, सन्निपातिक ज्वर है, या फिर धातुगत अवस्था में जो ज्वर है, विषम ज्वर, जैसे रसगत ज्वर, रक्तगत ज्वर, हम लोग ये आम पाचक वटी देते हैं, और या फिर हम लोग रस पाचक, रक्त पाचक, मांस पाचक, मेदो पाचक, अस्थि मज्जा पाचक देते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा इफेक्टिव और जल्दी काम करने के लिए मधुमालिनी वसन का प्रयोग कर दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। शुक्रगत ज्वर में यह उतना अच्छा काम नहीं करता है।
फिर यह रसायन ऐसा मधुमालिनी वसन के बारे में बता रहे हैं कि यह गर्भिणी के ज्वर को दूर कर देता है, फिर गर्भाशय को ताकत दे देता है, गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी ये रक्षा करता है, फिर गर्भ के अंदर जो शिशु है उसकी वृद्धि अच्छे से करने लगता है। फिर अत्यधिक रजस्त्राव अगर हो रहा है नॉर्मल स्त्री को, या रक्त प्रदर है, तो गर्भाशय कमजोर हो गया है, तो गर्भाशय को बल देने के लिए मधुमालिनी वसन का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जिनको रिकरेंट अबॉर्शन हो रहा है या हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छा फायदा करता है। और दूसरा है कि गर्भ की वृद्धि अच्छी कर देती है। गर्भ अधिक दिन तक रहा तो मतलब कभी कभी क्या होता है, मूड गर्भ भी रहता है, मूड गर्भ रहता है तो बच्चे का जो भी पैथोलॉजी हो रहा है उसकी वजह से माता को बुखार आने लगता है बार बार। तो अगर ऐसा आईयूजीआर के बच्चे रहे, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, उनका अगर डिलीवरी हो गया तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक तो वो अंदर ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और अगर उनकी डिलीवरी होगी तो वो भी बहुत ज़्यादा कमजोर रहते हैं, या प्री मैच्योर डिलीवरी होती है, मतलब 7वें 8वें महीने में ही अगर बच्चे की डिलीवरी हो गई तो बच्चे बहुत ज़्यादा दुर्बल रहते हैं, अल्पायु रहते हैं, रक्तहीनता रहती है उनमें, थैलेसीमिया की भी कंडीशन रहती है उनमें। तो ये सब में मधुमालिनी वसन का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा करता है। यह गर्भाशय के सारे दोषों को दूर कर देता है, बच्चों को भी ग्रोथ अच्छे से करने लगता है। और के लिए तो बहुत अच्छा है। जो लोग का ऐसा कुछ जैन लोग आते हैं हमारे पास, जो लोग का नियम है कि हम अंडा नहीं खाएंगे, उन लोगों को ये मधुमालिनी वसंत रस मत दीजिए। या देना है तो पूछ के बता के दीजिए कि मेडिसिन के रूप में हम अंडे वाला कुछ मेडिसिन आप लोगों को दे रहे हैं। तो इस तरह से मधुमालिनी वसंत का प्रयोग आप लोग करिए। मैंने जो बताया हो सकता है कि आपके प्रैक्टिस में इसका उपयोग होगा मेरे लेक्चर का। मैं ऐसे शुभकामनाएं देता हूँ, और अब मैं सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ, और आप लोग के जो भी प्रश्न आ रहे हैं वो आप लोग मेरे से प्रश्न करिए, मैं उसके उत्तर देने का कोशिश करता हूँ। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक जायसवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कुसुम पांडे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुखदेव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुशीला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न भी आ रहे हैं। ओम प्रकाश जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं कि मधुमेह में कौन सी बस्ती आपके अनुसार सबसे ज्यादा लाभ करेगी। मधुमेह में ना, ये जो ना, मैं आप उसके बारे में बताऊंगा। मैं बस्ती पे एक लेक्चर सीरीज रखने वाला हूँ, तो मैं बताऊंगा। फिर मुस्तादी यापन बस्ती, मधुमेह की वजह से अगर बॉडी में ना प्रमेह पीड़िकाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं तो बहुत अच्छा फायदा करती है। और ये पंच पाश्रुति की बस्ती वो बहुत ज्यादा फायदा करती है। मधुमेह की अलग अलग जो कंडीशन रहती है उस हिसाब से हम लोग यापना बस्ती देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करती है। मैं आपको ना एक पंचतिक्त बस्ती भी रहती है। पंचतिक्त बस्ती में 5 तिक्त रसात्मक द्रव्य लेते हैं, सरसों के कल्क में डाल के, और पंचतिक्त बस्ती देते हैं। मधुमेह में बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कभी। तो मैं अभी लेक्चर सीरीज रखने वाला हूँ, डॉक्टर नवीन जोशी सर से मैं पूछ के आप लोगों को बताता हूँ। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा रानी महाकाली महान काली जी नमस्ते प्रणाम आपको। थैंक यू आपको भी। डॉक्टर लीलाधर साहू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विवेक अवस्थी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय कांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। आपको भी कोटि कोटि नमन। डॉक्टर उषा जी बोल रहे हैं कि राज्य एक्ष्मा में वी कैन यूज इट। यस, यू कैन यूज इट, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। राज्य एक्ष्मा में यह क्या करता है कि अग्नि को अच्छा कर देता है, फिर सारे धातुओं को ताकत देता है। धातु अग्नि लेवल तक इसका काम होता है। और राज्य एक्ष्मा में भी नॉर्मली एलोपैथी के डॉक्टर भी अंडा खाने को बोलते हैं, और यह तो भावित है।
अंडा वगैरह से भावना दिया गया है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और वसंत कल्प जितने हैं वो सारे राजयक्ष्मा में बहुत ज्यादा उपयोगी रहते हैं। प्राणवा स्त्रोतस में उनका कार्य रहता है, कफ के वजह से जो स्त्रोतस अवरुद्ध है उनको ये ठीक कर देता है, अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, मांस धातु को बढ़ा देता है, बल बढ़ा देता है, इसलिए राजयक्ष्मा में तो बेस्ट दवाई है ये। डॉक्टर बिजू जी बोल रही हैं कि गुरु जी नमो नमः, आपको भी नमो नमः। डॉक्टर गंगवार सर नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरिशंकर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते, थैंक यू आपको भी। डॉक्टर सुभाष जी बोल रहे हैं कि संधिवात और अस्थि शौचर्य में दे सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस में दे सकते हैं, संधिवात में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें अंडा वगैरह डाला है ना। अंडा जो रहता है, जो सफेद भाग रहता है, वो नेचुरल कैल्शियम रहता है उसमें, तो वह मेडिसिन डाला है, खरपर डाला हुआ है, तो यह ना अस्थि शौचर्यता में बहुत अच्छा काम करता है। संधिवात में भी बहुत इसका इफेक्ट देखा गया है, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। जिसमें भी कैल्शियम की कमी है, प्रेग्नेंट लेडी हो या बच्चे में अगर कैल्शियम की कमी है, या फिर नॉर्मल मेनोपॉजल सिम्टम के वजह से कैल्शियम की कमी हो रही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, वृद्धावस्था में हो रहा है, हर अवस्थाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं, और सेफेस्ट मेडिसिन है, कभी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। डॉक्टर प्रतीक जी, चरण स्पर्श मेरे गुरु जी को थैंक यू, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। डॉक्टर उषा जी, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लेक्चर, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा जी बोल रहे हैं कि सर पोस्ट कोविड 6 मंथ्स की बेबी में त्वक स्फुटन रैशेस आ रहे हैं, उसके मदर को दे सकते हैं? आप जरूर दीजिए, लेकिन त्वक स्फुटन हो रहा है तो रुक्षता बहुत ज्यादा है, तो घृत पान कराइए। आप सिद्ध घृत दीजिए, दाढ़ी मध्य घृत दे दीजिए, कोई भी सिद्ध घृत भी दीजिए, और ये मधुमालिनी वसन माता को भी दीजिए और बच्चे को भी दीजिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दिलीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कृष जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी, लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी और स्वर्ण मालिनी को कैसे अवस्था में के अनुसार उपयोग करें, डिफरेंट कैसे अवस्था के हिसाब से यूज करें? अब देखिए, ऐसा पुणे की प्रैक्टिस में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर रहते हैं, हर 3 3 महीने में एक ट्राइमेस्टर। फर्स्ट 3 मंथ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर तीसरा से छठवां महीना को सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर छठवा सातवां आठवां नौवां ये थर्ड ट्राइमेस्टर, ऐसा रहता है। तो लघु मालिनी वसंत है, वह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया जाता है, क्योंकि उसके जो घटक द्रव्य हैं वो उस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उपयोगी रहते हैं। मधुमालिनी वसंत की, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे का सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी, कैल्शियम कम वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है मदर से, तो वह सेकंड ट्राइमेस्टर में ही करता है। बच्चे का बोन्स का ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में ही होता है। तो मधुमालिनी वसंत अगर दे दिया जाए तो ये कैल्शियम का एक सप्लीमेंट की तरह इसका यूज होता है, क्योंकि अंडे से डाला हुआ है, तो मधुमालिनी वसंत का बहुत अच्छा उपयोग रहता है। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर रहता है उसमें स्वर्ण युक्त मेडिसिन देना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 8वें महीने में ओज जो रहता है अस्थिर रहता है, उस टाइम पे मदर जो रहती है दो हृदय बोली जाती है, दो हृदय वाला बच्चा जो इच्छा करता है वो मदर को भी इच्छा होती है, दो हृदय रहती है। और ओज जो रहता है 8वें महीने में कभी बच्चे के शरीर में जाता है, कभी माँ के शरीर में जाता है, वहां पे स्वर्ण देना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ऐसा डिजाइन किया गया है स्वर्ण मालिनी वसंत को कि थर्ड ट्राइमेस्टर में देना है। ऐसे बहुत सारे मदर आते हैं, या ऐसे बहुत सारे मतलब जनरेशन में ऐसा पाया जाता है कि आईयूजीआर बच्चे में मतलब वो लेडीज में हो ही रहा था। तो ऐसा स्टडी किया गया आयुर्वेद का, मतलब यहाँ पे एक तिलक आयुर्वेद कॉलेज है, वहाँ पे एमडी और पीएचडी का एक रिसर्च का थेसिस है, बहुत सालों तक हुआ था ये रिसर्च। तो उसमें लघु मालिनी वसंत इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दिया गया, सेकंड ट्राइमेस्टर में मधु मालिनी वसंत, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्वर्ण मालिनी वसंत, ये दिया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट है। बच्चे अभी भी देखे जाते हैं, मतलब उन पे रिसर्च किया गया कि बच्चे अभी बड़े बड़े इंसान हो गए, वो इतने स्ट्रांग है, कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता। तो इसीलिए इसका हम लोग अलग अलग अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से नॉर्मल अगर कंडीशन रहे जहां पर भी कैल्शियम की कमी हो रही है, मेनोपॉजल सिम्टम में हो रहा है, या जॉइंट पेन हो रहा है, वृद्धों को भी हो रहा है, जरूरी नहीं कि केवल स्त्रियों के लिए बनाए, पुरुषों के लिए भी ये दे सकते हैं, जहां पर कैल्शियम की कमी आ रही है, ब्लड रिपोर्ट में भी कैल्शियम की कमी आ रही है, तो मधुमालिनी वसंत बहुत अच्छा काम करता है। लघु मालिनी वसंत छोटे कोई विकार में अच्छा काम करता है, उसमें भी खरपर वगैरह है, तो ये मत सोचिए कि वो काम नहीं करता, वो छोटा है लेकिन वो अच्छा है। और स्वर्ण मालिनी वसंत में तो सोना है, गोल्ड है। तो स्वर्ण मालिनी वसंत तो राज यक्ष्मा जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में, और ये अभी कोविड के सिम्टम्स आते हैं, फाइब्रोसिस हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, उन सब में स्वर्ण मालिनी वसंत, या फिर हर
सर्व रोगे वसंता, ऐसा बताए। लघु मालिनी वसंत शिशुओं के लिए अच्छा रहता है, मधु मालिनी वसंत गर्भिणी सबके लिए अच्छा होता है, और स्वर्ण मालिनी वसंत सभी रोगों के लिए। हर बीमारी में जब बुखार आ गया, वीकनेस आ गया, तो स्वर्ण मालिनी वसंत को तो हर रोग में बोला है, बहुत ज्यादा उपयोग रहता है। मैं स्वर्ण मालिनी वसंत का लेक्चर कल करूंगा, तो मैं आप लोग को और मैं बताऊंगा स्वर्ण मालिनी वसंत के बारे में। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, थैंक यू आपको। डॉक्टर जय लक्ष्मी जी, सर इंद्रगुप्त में दे सकते हैं। इंद्रगुप्त का आपका क्या मतलब आपने क्यों इंद्रगुप्त में किया? इंद्रगुप्त में तो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ रहता है स्काल्प में, वहां पर तो हमें जयपाल या कुछ ऐसे मेडिसिन का ऐसे लेप लगाना होता है, स्काल्प निकाल निकल जाता है वहां पे फोड़ा आके, वो ब्लैकिश होके, फिर वहां पे कर विराध्य तेल ऐसे कुछ कुछ करते हैं, प्रच्छान कर्म करते हैं। इंद्रगुप्त में इसका कोई रोल नहीं रहता, कोई भी दवाई कहीं भी मत डालिए। डॉक्टर दीपक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी प्रणाम आपको। डॉक्टर अवंतिका जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रही हैं कि आईयूजीआर में भी फायदा देता है क्या? प्री इक्लेम्सिया वाली प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं बीपी हाई हो तो? 100% ये फायदा करता है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन में इसका फायदा बहुत सारे लोगों को दिया जाता है। अगर आईयूजीआर नहीं भी है तो ये हर प्रेग्नेंट लेडी को दिया जाता है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। प्री एक्लेम्सिया अगर हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, तो हमें बीपी हाई होने तक जाने ही नहीं देना है। उनको हम शुरुआत से ही, जब हम गर्भ संस्कार कर देते हैं, जब प्रेगनेंसी आ जाती है, तो पहले से ही ये वसंत कल्प दे देते हैं, तो बीपी हाई होने का प्रश्न ही नहीं होता। मतलब ये मन पे भी काम करता है, शरीर पे भी काम करता है, तो वो प्री एक्लेम्सिया आने ही नहीं देना है, हमें पहले से ही प्रिवेंट कर देना है कि वो आना है। और अगर आ रहा है, बीपी हाई है, तो कोई बात नहीं, हम इसको, हम लोग कोई मुत्रल दवाई दे दे, जैसे गोक्षुरादि गुगुल, चंद्रप्रभा वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, यह देख के हम मुत्रल भी करें, यकृत का कार्य भी अच्छा करें। यकृत अच्छा होगा तो रक्त व स्त्रोतस अच्छा होगा, रक्त व स्त्रोतस अच्छा होगा तो रक्त बैलेंस रहेगा, तो प्रेशर हाई नहीं होगा, पेशेंट को बहुत फायदा होगा। इसलिए ना प्री एक्लेम्सिया में ये देना, हमें मधुमालिनी वसंत मतलब पहले से ही दे दें। और बीपी हो भी गया तो कोई बात नहीं, हमें जरूरी नहीं है कि एलोपैथी का बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वो डायूरेटिक, ये सब देके हम ठीक करें, ऐसा जरूरी नहीं। आयुर्वेद से भी वो कंट्रोल हो जाता है और सेफेस्ट होता है, मतलब सेफ रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। डॉक्टर प्रतीक रॉय जी पूछ रहे हैं कि सिमिलरली क्या इन तीनों को बच्चों में, लघु, युवा और वृद्ध में देना चाहिए? हाँ देना चाहिए, हर तरह के बच्चों को ये दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। और ग्रोथ किस तरह से हो रहा है, अगर बोन्स अगर वीक है उनके, तो मधुमालिनी वसंत दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। कैल्शियम की जो भी कमी है, ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रहा है, उनको देने से फायदा होता है। और आपने कहा कि बच्चों में लघु देना है, युवा में मधु देना है, वृद्धों में स्वर्ण देना है, यह तो आप दे सकते हैं टॉनिक के रूप में, लेकिन अगर कोई बीमारी नहीं है तो फिर क्यों देंगे? सर्व रोगे वसंत। और दवाई कब देना चाहिए? जब बीमारी हो तभी। खरपर का मैंने कल साइड इफेक्ट बताया था कि 42 डेज, अगर ज्यादा दिन अगर खरपर का दिया जाएगा, जिंक होता है, जिंक, आप लोगों को जिंक मालूम है, एक मेटल होता है, उसको ही खरपर बोलते हैं, रसक बोलते हैं। तो यह अगर ज्यादा दिन कंटिन्यू दिया जाए तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, किसी किसी को ये सूट नहीं करता है, तो उसको बचाने के लिए दूध बहुत ज्यादा पिलाना चाहिए, गाय का घी देना चाहिए। तो यह डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही देना चाहिए, ऐसे अपने मन से नहीं देना है कोई भी मेडिसिन। और वो भी वो डॉक्टर चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। अभी मैंने ऐसे देखा कि लोग ना ये हो गया, हिपेटोमेगेली है, पित्त बढ़ा हुआ है, और ना चित्रकादी बटी, फिर किसी को मेंसेस नहीं आ रहे, रजा प्रवर्तनी बटी, ऐसे बेवकूफ जो डॉक्टर हैं आयुर्वेद के, उनके वजह से और ज्यादा तकलीफ हो रही है भारतीय लोगों को। बेवकूफ डॉक्टर रहते हैं क्योंकि उनको पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। रजा प्रवर्तनी बटी में क्षार बहुत ज्यादा रहता है, अगर क्षार ज्यादा देंगे तो उससे ड्राइनेस आएगा और साइड इफेक्ट होगा, पित्त बढ़ेगा, पित्त का प्रकोप होगा। क्षार जो रहता है वो आदो क्लेद पश्चात विशोषयति, साइड इफेक्ट होता है। इसलिए रजा प्रवर्तनी बटी हर पेशेंट को नहीं देना है, हर पेशेंट को चित्रकादी वटी नहीं देना है। कोई को भूख नहीं लग रही है तो लोग क्या करते हैं, अग्नितुंडी वटी ये दे देते हैं, उससे क्या होता है, बीपी और बढ़ जाता है, पल्स रेट बढ़ जाता है। तो बेवकूफ डॉक्टर लोगों से बच के रहिए, कभी भी कोई भी दवा। और आप बेवकूफ भी मत बनिए, आप लोग बहुत श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, बुद्धिमान चिकित्सक हैं। हर मेडिसिन का एनालिसिस करिए कि उसमें कंटेंट्स क्या है, उसको क्या देना है। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेवकूफ़ी मत करिए ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम किसी को जान बचा रहे हैं, बीमारी से निकल रहे हैं। आप आपकी चिकित्सा से कोई और बीमार, और ज़्यादा बीमार न पड़े, इसका ध्यान रखिए आप लोग। डॉक्टर नंद कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर नितिन, सॉरी मैंने कहा बेवकूफ़ डॉक्टर, लेकिन ऐसा देखा जाता है, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना, लेकिन ये हो रहा है।
लोग को मालूम नहीं रहता, ब्लाइंडली मेडिसिन देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और वो देने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। फिर वो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एलोपैथी के डॉक्टर तो बैठे ही है मजाक उड़ाने के लिए कि आयुर्वेद की दवाइयाँ हैवी मेटल्स है, लेड पॉइजनिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, लिवर फेल हो रहा है। तो वो बेवकूफ़ी क्यों करना है, अपने आप को ऐसा क्यों प्रेजेंट करना है कि हम बेवकूफ़ हैं और हमारी दवाई से साइड। आप पढ़िए, समझिए, नहीं समझ आ रहा तो मुझसे पूछिए या एक्सपर्ट से पूछिए। डॉक्टर सुजाता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आपका थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता जी बोल रही हैं ऑस्टियोपोरोसिस की किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं क्या मधुमालिनी वस्तु? 100% दे सकते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। ऑस्टियोपोरोसिस की हर अवस्था में इसको देते हैं और फायदा होता है, आप करके देखिए। मेनोपॉजल सिम्टम में भी होता है, बच्चों में भी होता है, वृद्धों में भी होता है, युवा अवस्था में भी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में 100% फायदा करता है। डॉक्टर पंडित जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुलोचना जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, क्या ओलिगो हाइड्रोएमनियोज में भी लाभ होगा? ओलिगो हाइड्रोएमनियोज जो एमनियोटिक फ्लूइड कम हो गया है, उसमें मधुमालिनी वसंत दीजिए, लेकिन उसमें ऐसा द्रव्य दीजिए जिससे नारियल पानी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, गन्ने का रस दे रहे हैं। जो नारियल कैसे रहते हैं, उसमें पानी संचित रहता है नारियल में। तो ओलिगो हाइड्रोएमनियोज जो है, एमनियोटिक फ्लूइड कम है, तो हम लोग ऐसी दवाइयाँ देते हैं जैसे नारियल पानी बहुत ज़्यादा पिलाते हैं। फिर ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो ये बताए, बहुत सारे शरबत बताएं, तर्पण करने वाले द्रव्य बताएं, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे खजूर आदि मंथ है, खजूर को डालिए पानी में, उसको मत दीजिए पूरी तरह से, खजूर को ऐसे पीस पीस के उसमें चीनी डालिए और वो ऑलिगो हाइड्रोअम्नियोज में दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। खरजूर आदि मंथ है। फिर उसके बाद में मैं आपको इसके बारे में और एक लेक्चर रखूंगा, तो मैं आपको बहुत सारा ओलिगो हाइड्रोअम्नियोस के बहुत सारे मेडिसिन बताऊंगा, तो वो हम लोग बाद में करेंगे। डॉक्टर अनुरिता जी थैंक्स, आपको भी थैंक्स। डॉक्टर विवेक जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनीश शर्मा जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रेगनेंसी में वमन होता है कभी कभी, मंथ तक, उसमें क्या दे सकते हैं? 9 मंथ तक, अच्छा ये आपने ऐसा हिंदी में लिखा, 9 मंथ तक अगर वमन हो रहा है तो उसमें छर्दिग्न गण जो है उसमें इलायची बताए, इलायची और मिश्री, मिश्री जो रहता है ना, मराठी में खड़ी साखर बोलते हैं, उसको आप खिलाइए और दीपन पाचन करिए। जैसे आरोग्यवर्धिनी बट्टी दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण दीजिए, अजमुदादि चूर्ण दीजिए, क्रव्याद रस दीजिए। और वमन को दूर करने वाला, आप क्या करिए कि अगर वमन हो रहा है ना, तो जो खिल आता है, जो हम जिसको लाही बोलते हैं, दिवाली के टाइम पे बतासा और लाही खाया जाता है, तो वो लाही को दूध में ऐसे फुला दीजिए और फिर वह अगर खाने को देंगे तो वह छर्दिग्न ने बताया है, चरक संहिता में छर्दिग्न गण में लाही बताया है, जिसको हम खिल बोलते हैं हिंदी में, दिवाली के टाइम खाया जाता है। वो अगर खाएंगे ना तो उल्टी पूरी तरह से बंद हो जाता है। या फिर त्रिफला मशी खिलाइए, त्रिफला को जला के जो राख रहती है उसको हनी के साथ खिलाइए। या मयूर पिच्छा मशी, तो मोर पंख होता है उसको जला के और उसका राख अगर खिलाएंगे तो वो ठीक हो जाता है। या फिर मैं सेफ दवाई बताता हूँ, अगर प्रेगनेंसी में वमन हो रहा है ना, तो सबसे अच्छा है कि गुलकंद के साथ प्रवाल पंचामृत खिला दीजिए, 2 2 गोली सुबह शाम। मौक्तिक युक्त दीजिए या बिना मौक्तिक युक्त, या कामदुधा रस दे दीजिए, या सुध शेखर रस दे दीजिए। इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है, वमन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और पेशेंट मांग मांग के खाना खाती हैं, इसलिए या शंख भस्म दीजिए, मुक्ता पिष्टी दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर रजनी शर्मा जी आपको उत्तर मिल गया। मैं अभी यहाँ 2 2 3 3 ही दवाई बताता हूँ, मुझे असली में 50 60 दवाई आती है, लेकिन अगर मैं बोलते रहूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। डॉक्टर अनुरिता जी थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता जी पूछ रहे हैं कि डायबिटिक मदर को पहले ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं क्या? डायबिटिक मदर को तो हम दे सकते हैं, ये कोई भी ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं। इसमें कोई चीनी थोड़ा ना डाला है कि डायबिटीज बढ़ जाएगा, इसमें कोई मीठा चीज़ नहीं है। यह अगर देंगे तो बच्चे का ग्रोथ ही अच्छा होगा। डायबिटिक मदर्स को भी दे सकते हैं। उसके बाद में डॉक्टर अनुरिता जी बोल रही हैं कि सर बहुत अच्छा बताया आपने, दीपन गलत होता है तो गलत, तो क्या चिकित्सा दें? आपका प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रहा है। आपने दीपन गलत होता है तो गलत, तो ही चिकित्सा, अगर दीपन पाचन तो देना बहुत जरूरी है। अगर हमें पूरा आयुर्वेद उसी का बेस है कि काय चिकित्सा, जाठराग्नि अगर मंद है तो सारी बीमारी होती है, तो अग्नि को बढ़ाने का हमें चिकित्सा करना ही है। लंघन कराइए, फिर शुंठी सिद्ध जल दीजिए, षडंग पानी दीजिए, दीपन पाचन अम्ल रसात्मक जैसे अनार का दाना का रस वो दीजिए, दीपन पाचन तो करना ही है। अजवाइन दीजिए, जीरा दीजिए, सौंफ दीजिए, ये सब दीपन करता है। पाचन के लिए मुस्ता वगैरह दीजिए। और शुंठी द्रव्य दीपन भी है पाचन भी है, शोंठ दीजिए। अगर किसी को दीपन पाचन करना है तो भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, खाना खाने के पहले अदरक
और नमक ये खाने के लिए देंगे तो वह हमेशा पथ्यकारक रहता है, भूख बढ़ा देता है। इसलिए भोजनाग्रे सदा पथ्यम लवणाद्रक भक्षणम। डॉक्टर रचना जी बोल रही हैं कि सर गोक्षुरादि गुगुल और चंद्रप्रभा बट्टी प्रेगनेंसी में दे सकते हैं। आप बताइए क्यों नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं। जो भी गर्भिणी में स्वेलिंग आ रही है, प्री एक्लेम्सिया है, स्वेलिंग आ रही है, उसमें देने से तो मूत्र प्रवृत्ति होती है। और चंद्रप्रभा तो ऐसा डिजाइन किया गया ही है कि वो हर व्याधि में दिया जा सकता है। चंद्रप्रभा रसायन द्रव्य है, स्त्री रसायन बोला जाता है। गोक्षुरादि मूत्रल द्रव्य है, किडनीज को और यूरिनरी सिस्टम को वो बैलेंस करता है, मतलब अच्छा साम्यावस्था में लाता है, मूत्र प्रवृत्ति अच्छा करता है। और गूगल तो रसायन है ही। डॉक्टर राजेश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रचना जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य प्रीतम जी बोल रहे हैं कि क्या नित्य रसायन के तौर पर मधुमालिनी दे सकते हैं? मधुमालिनी में, लघु मालिनी में, स्वर्ण मालिनी में, वसंत कुसुमाकर में खरपर डाला हुआ है। यह बात याद रखिए, हर पेशेंट को रसायन के रूप में नहीं देना है। खरपर जो होता है जिंक होता है, जिसको हम रसक बोलते हैं, तो यह किसी किसी को साथ में नहीं होता। अगर ज्यादा दिन तक दिया जाए तो मुंह में छाले पड़ जाते हैं, फिर म्यूकोजल मेम्ब्रेन रेड हो जाता है। जिनको साथ में नहीं है उनको पहले हमें साइड इफेक्ट जो है उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें घी बहुत देना है, दूध बहुत खिलाना है, मक्खन खिलाना है। वो साइड इफेक्ट हटा के वसंत कल्प उनके लिए नहीं देना है। और अगर देना जरूरी है उनको, हमें देना ही है, 42 डेज दीजिए, फिर ब्रेक करिए 7 दिन, फिर 42 डेज दीजिए, फिर ब्रेक करिए। इस तरह से वसंत कल्प दिया जाता है। सबको नहीं होता साइड इफेक्ट, जिनको नहीं हो रहा है उनको आप कंटिन्यू दे सकते हैं। डॉक्टर क्रिश जी बोल रहे हैं कि लाजा चंडीगढ़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है आपने। अच्छा, लाजा छर्दिग्न, CHH लिखिए। लाजा जो रहती है ना, जो मैंने लाही बताया, जो खिल बताया, वो सच में छर्दिग्न बताया है। तो जिसको भी उल्टी हो रही है गर्भिणी अवस्था में या कभी भी उल्टी की प्रॉब्लम है, उनको हम लाही खाने के लिए देते हैं, दीपन पाचन कराते हैं तो वो उल्टी बंद हो जाता है। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। मैं अपना नंबर दे देता हूँ। आप लोग को कोई भी मेडिसिन में कोई चीज़ डिफिकल्टी हो, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैंने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं खुद फ़ोन करूँगा आप लोगों को। आप लोग के मैं साथ हूँ। कभी भी गलत दवाई मत दीजिए। सोसाइटी में आप लोग को बहुत रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, यह मेरा उद्देश्य है। इसलिए मैं आप लोगों को ओपनली सारा चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि आयुर्वेद के डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनको और अच्छा हमें बनाना है कि ताकि वो और अच्छा प्रैक्टिस करें। कभी गलती से भी गलत दवाई मत दीजिए, जो चीज़ की जानकारी नहीं है वह मत दीजिए। फॉर्मूला बेस्ड प्रैक्टिस मत करिए। आप पुरुषम पुरुषम विक्षम, हर पेशेंट अलग होता है, उसका अग्नि देखिए, प्रकृति देखिए, बल देखिए, देश काल, सात्म्य असात्म्यता देखिए, आहार शक्ति देखिए, ये सब के हिसाब से मेडिसिन दीजिए, बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो अभी मैं लेक्चर बंद करता हूँ, 1 घंटा होने को है। 8:30 बजे फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। आप लोग आइए, फिर वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, हर पेशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।